अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा इन वॉशिंगटन। सबसे पहले तो इतना लेट होने की एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं कि मैं रिसर्च एंड कंसल्टिंग का काम भी करता हूं, और जब भी मैंने ये वाइट शर्ट पहनी होती है और टाई लगाई होती है तो मैं एक ऑफिस से वापस आ रहा होता हूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को नहीं देख रहा था। पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स जो मैंने देखी वो उदास करने वाली भी हैं, परेशान करने वाली भी हैं, हैरान करने वाली भी हैं। और जब भी मैं ये लैपटॉप के ऊपर व्लॉग करता हूँ, ये माइक लगा के, तो उसकी वजह ये होती है कि मैं आपसे स्क्रीन शेयरिंग करना चाहता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग जो मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सी दफ़ा जब आप डेवलपमेंट्स को ओरली मेंशन कर देते हैं, वर्बली ज़बानी कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बात बनती नहीं है। उसमें उतने एहतमाद से आप बात नहीं कर सकते जब तक कि आप चीज़ों को दिखाएं ना। जो डेवलपमेंट्स हुई उनका ताल्लुक लाहौर हाई कोर्ट से भी है, पूरे पंजाब से भी है, एंटी टेरर कोर्ट से भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी है, इस्लामाबाद से भी है, सुप्रीम कोर्ट से भी है, पीटीआई से भी है, मौलाना फजल रहमान से भी है, शहबाज शरीफ साहब से भी है, फॉरेन ऑफिस से भी है। लेकिन मैं से सिर्फ दो स्टोरीज ऐसी हैं जो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, बिकॉज इनको जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं, बात बनेगी नहीं। ये पहली डॉन की स्टोरी है जो मैं स्क्रीन पे शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसका उन्वान है लाहौर हाई कोर्ट समन्स इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आईजी ऑन एटीसी जज हैरेसमेंट प्ली। आप में से बहुत से लोग, चूंकि आप लोग बहुत से वीलॉग्स फॉलो करते हैं, खुद भी डेवलपमेंट देखते हैं, आपको पता होगा कि सरगोदा के एक एंटी टेरर जज जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी लाहौर हाई कोर्ट को 6 जून को। ये उस हवाले से स्टोरी है, लेकिन ये खाली वो पुरानी स्टोरी नहीं है। इसमें जो कुछ लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जब आप इसको पढ़ते हैं, और इसके बाद एक और स्टोरी है जो इसी से रिलेटेड है, तो आपके 14 दबक रोशन हो जाते हैं। और आप ये सोचने में मजबूर होते हैं कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज और जो अफसरान, जिसमें पुलिस वाले भी हैं और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के अफसरान हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ उनसे करवाया जा रहा है, क्या वो ये सोच समझ नहीं सकते कि पाकिस्तान की रियासत के लिए इसका इन दी एंड इंजाम जो है क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो ये जो मैंने पैराग्राफ हाईलाइट किए हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। पहला पैराग्राफ तो ये कहता है कि चीफ जस्टिस मलिक शहजाद खान जो हैं, उन्होंने पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर हैं और बाकी जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुलाया है ऑन द कंप्लेंट ऑफ अ प्रिजाइडिंग जज ऑफ एन एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑफ सरगोदा एलिजिंग harassment बाय द इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। एक वो जमाना था कि हम अगर इंटेलिजेंस का, आईएसआई का नाम ले देते थे तो यही हमारे खिलाफ बहुत बड़ा जुर्म बन जाता था, और जो हमें इसी वजह से मुल्क बदल होना पड़ गया। अब सूरत हाल हो चुकी है कि जज साहिबान अपनी रिपोर्ट के अंदर खुल्लम खुला आईएसआई का नाम लिख रहे हैं, और वो मजबूर हो चुके हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये जज जो हैं कोई ज्यादती कर रहे हैं या बदनीयती कर रहे हैं। ये देखिए जरा आगे है क्या। अब ये जो येलो पार्ट है इसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और मैं ये दिखाता भी इसलिए हूं ताकि आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकें। आपको पता है, मैं चाहता हूं कि टॉप बॉटम इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। The Lahore High Court Registrar Office received a special report on June 7th from District and Session Judge Mohammad Abbas, wherein he said on May 25th, the first day of his new charge as Judge of the ATC Sargoda, a message was conveyed to him that some authority of the ISI wanted to meet him in his chamber. तो जज साहब ने जब 25 मई को उन्होंने अपना ये चार्ज संभाला, उस वक्त वो सेशन जज थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे। और ये सीनियर आदमी होता है, इसको आप ऐसे समझें कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऐसा ही है जैसे अमेरिका के अंदर एक काउंटी कोर्ट का जज होता है, सीनियर जज होता है। ये आगे देखें इसके साथ होता क्या है। तो उनको ऐसा है कि किसी अफसर ने कहा कि जी आपसे मिलना है, उन्होंने इनकार कर दिया। The judge said that ever since he had been receiving some other oral reports from his family members who are still staying at his previous residence allotted to him as a judge of an anti-corruption court, Bahawalpur, that some unknown persons at night time damaged the sui gas meter installed outside the house. एक तो उनके घर का सुई गैस मीटर तोड़ दिया गया, उनको पैगाम देने के लिए कि जज साहब जरा खोला रखें हाथ, ठीक है, क्योंकि जज साहब के पास अभी कम आनी है बेल्स। पीटीआई के जो वर्कर्स गिरफ्तार किए हुए हैं उनकी आनी, तो पहले से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी कि जज साहब का दिमाग जो है वो ठीक कर दें, उनको बताएं कि आप हम क्या आपको समझते हैं। फिर उसके बाद उनको बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया जो डिस्को की और वाबड़ा वगैरह की कनाइमेंट्स के बाहर नहीं हो सकता था। लेकिन ये छोटी चीज है, आगे आए। जज साहब ने इसमें लिखा, ही ऑल्सो रिपोर्टेड एन इंसिडेंट ऑफ फायरिंग ऑन जून 6 विच डैमेज अ ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड आउटसाइड द मेन गेट ऑफ द एंटी टेरर कोर्ट। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सबसे, और मैं अपने अफसरान जो हैं इंटेलिजेंस वाले उनसे भी सवाल पूछता हूँ, सारे जितने रिस्पॉन्सिबल इदारों के लोग हैं, आखिर पढ़े लिखे आदमी, एक एंटी टेरर कोर्ट का जज ही जब दहशतगर्दी का शिकार हो जाए, यानी जिसको रियासत ने दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज के खिलाफ जब दहशतगर्दी हो रही है, यानी आप उसके ही पहले घर वालों को भी डरा धमका रहे हैं, उसके बिजली और गैस के ट्रांसमीटर तोड़ रहे हैं, उसके बाद आप एंटी टेरर कोर्ट के बाहर आते हैं और वहां पे आप ट्रांसफार्मर को गोलियां मार के उड़ा देते हैं। तो इसके बाद में हम पाकिस्तान के बारे में क्या सोचें।
मुझे याद पड़ता है कि 9/11 के बाद अमरीकी ज़राए अबलाग में एक टर्म इस्तेमाल की गई, किसी ने किताब लिखी है क्या किसी का पेपर था, जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान इज़ द एपी सेंटर ऑफ टेरर। फिर ये टर्म बड़ी चलती रही। जब हम ये टर्म सुना करते थे तो हमें दुख होता था, अफ़सोस होता था, हम डिफेंड करते थे, हम कहते थे हमारे खिलाफ तासुब है। अब मुझे बताएं कि जिस मुल्क में अदलिया और जज साहिबान जो हैं उनको दहशत का उनके खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है, हम कैसे कहीं खड़े होकर कोई पाकिस्तानी दुनिया में ये कह सकता है कि हम दहशतगर्द नहीं है, और ये कि हमें दहशतगर्दी का शौक नहीं है, और ये दहशतगर्दी जो है ये हमारे कल्चर का और हमारे तौर तरीके का और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं। ये मैंने एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है। द स्पेशल जज सेंट अनदर स्पेशल रिपोर्ट टू द रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ऑन June 10th saying 19 post arrest bail petitions and trials of 9 other cases were fixed before his court on this set date। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को उनके पास बेल एप्लीकेशंस लगी हुई थी, ये सब पीटीआई के वर्कर्स वाला है, ये May 9th वाला का मामला है, ठीक। He said the prosecution department moved an application for adjournment in 2 of the cases on the pretext that the prosecution has moved an application before the Lahore High Court for transfer of cases, but he declined the request to adjourn the cases as no stay order was produced before him। प्रोसिक्यूशन उसके सामने उन्होंने कहा कि जी आप एडजॉर्न कर दें, बिकॉज ये लाहौर हाई कोर्ट में हमने इसकी अपील वगैरह की भी है। जज साहब ने कहा कि एज पर प्रोसीजर, चूंकि कोई उनके पास स्टे ऑर्डर नहीं था, उन्होंने ये इस पे स्टे इसको उन्होंने एडजॉर्न नहीं किया, और ये उसी दिन की बात है जिस दिन उनके ट्रांसफार्मर के ऊपर फायरिंग करके ट्रांसफार्मर को उड़ा दिया गया। He added that later on the same day, अब उसी दिन की कहानी क्या है, that staff of the court and in charge of the police guard of the ATC Sargoda, in anti-terror court Sargoda की guard और staff बता रहा है that all roads leading to the court have been blocked on account of the alleged threat alert। He said that no one, including the litigants, were allowed access to the court. Even the under trial prisoners were not produced by the police yet। ठीक है जी। तो क्या किया कि एंटी टेरर कोर्ट का रास्ता ही माशाल्लाह पुलिस ने बंद कर दिया, और ये कहा कि ये एक चूंकि थ्रेट अलर्ट है, ये टेरर अलर्ट है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हमारे इस मुल्क में थ्रेट अलर्ट और टेरर अलर्ट की कितनी एक क्रेडिबिलिटी, या उस पर कितना एक बिलीव आप कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टोरी अब आप एब्जॉर्ब कर लें, मैंने आपको दिखा दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक स्टोरी है। अभी आ जाए दूसरी स्टोरी देखें। ये इसके चंद घंटों के बाद फाइल की है कि डॉन के एक रिपोर्टर हैं खुर्शीद अनवर खान साहब। बहुत मेच्योर ये स्टोरी है। ये स्टोरी कहती है कि मियां वाली पुलिस बिसीज सरगोदा कोर्ट टू नियरेस्ट एक्विटेड पीटीआई वर्कर्स। अभी आप पहले किस्सा सुन रहे थे सरगोदा की एटीसी का, अब ये कहानी है मियां वाली की, लेकिन ये दोनों कहानियां जुड़ी हैं। जब मैं आपको बताऊंगा पढ़ के तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों जुड़ी है। ये स्टोरी ऊपर में कहती है कि मियां वाली पुलिस का एक कंटेंजेंट जो है, उसने सेशन कोर्ट को हिरासत में ले लिया, उसको इन्होंने उसका मुहासरा कर लिया है सिंस वेडनेसडे मॉर्निंग। ये थर्सडे के दिन ये स्टोरी पोस्ट हुई है, अब से कई घंटे पहले। और वेडनेसडे मॉर्निंग से, बुध की मॉर्निंग से उन्होंने 37 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को गिरफ्तार करने के लिए जो बुक किए हुए हैं उन्होंने May 9 के केसेस में, इसके लिए उन्होंने अदालत का ही जो है मुहासरा कर लिया। अब ये मामला है क्या। ऑन ट्यूसडे ऑल 37 पीटीआई वर्कर्स वर एक्विटेड बाय एटीसी कोर्ट्स ऑन सरगोदा। ये वही पीछे एटीसी कोर्ट है जिसके ट्रांसफार्मर के ऊपर फायरिंग हो जाती है, जिसके रास्ते बंद हो जाते हैं। अब वो एटीसी कोर्ट के बारे में है कि वहां पर 37 जो पीटीआई के वर्कर्स थे, उन्हें एटीसी कोर्ट ने सरगोदा में एक्विट किया, उनके ऊपर उनको यानी रिहा किया, इंक्लूडिंग द फॉर्मर एमएनए अमजद अली खान। But Mianbari city police arrested them from the compound of Sargoda Central Jail as soon as they came out of the prison and brought them to Mianwali under Section 16 Maintenance of Public Order। अब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की कितनी क्रेडिबिलिटी, एतमाद बाकी रह जाता है। यानी उनको एटीसी कोर्ट ने रिहा किया, वो सेंट्रल जेल से बाहर निकलते हैं, वहां पर मियांवाली की पुलिस आ जाती है और वो उन सबको गिरफ्तार करके उनको उठा के मियांवाली ले आती। चलिए शाबाश। अब आगे देखते जाए। ऑन वेडनेसडे, अभी आपको समझ आएगा कि मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं। अगर मैं जबानी ये सब कुछ बोल देता तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से कम 50% लोगों को लगता है कि यार ये डॉक्टर मोईद जो है ना, कोई बस बोल दिया, जबानी बोल दिया है। मुझे इसी इसी खौफ की वजह से मैंने आपको इन राइटिंग ये दिखा रहा हूं। और आपको पता है कि मैं हमेशा रिटन इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिलीव करता हूँ। मैं इस पे नहीं बिलीव करता कि सोशल मीडिया के अंदर क्या किसी ने चीज़ कह दी है कि जबानी किसी अफसर ने क्या बताया। मैं हमेशा पहले देखता हूँ कि चीज़ें रिटन हैं या नहीं। तो ऑन वेडनेसडे पुलिस प्रोड्यूस देम बिफोर द ड्यूटी मजिस्ट्रेट मोहम्मद आसिफ मुस्तफी। अब ये मियांवाली की पुलिस पकड़ के ले आई और उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने पेश कर दिया, उनको ले आई, ठीक है। एंड इट वाज रिवील्ड दैट ऑन ट्यूसडे नाइट वन बचना पुलिस एंड मियांवाली रजिस्टर्ड अनदर केस अगेंस्ट ऑल ऑफ देम अंडर सेक्शन 148। अच्छा, अब ज़हन में रखें कि ये सारे के सारे जो हैं ये जेल से रिहा हुए हैं। इनको एक्विट किया है सरगोदा के एटीसी के जज ने, जो कि एक सीनियर जज है। और पुलिस ने इनके ऊपर जो नए मुकदमे बनाए हैं वो, अच्छा ये सब जेल में थे, जहर ये जेल में थे, लेकिन इनके ऊपर मुकदमे क्या बन रहे हैं वो देखते चले जाए। अभी नए मुकदमे बन गए, हालांकि ये जेल में ही थे, पुलिस कस्टडी में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए येलो से डॉन के रिपोर्टर ने हिम्मत करके लिख दिया बेचारे ने, वाइल दे वर इन पुलिस कस्टडी।
ठीक है ना, वाइल देवर इन पुलिस कस्टडी, वो पुलिस की कस्टडी में है, उनके ऊपर केसेस बन गए हैं सेक्शन 148 का, राइटिंग इन्होंने बलवा किया और साथ इनके ऊपर डेडली वेपन्स थे। 149 एवरी मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोस, उन्होंने कहा जनाब ये बलवा कर रहे थे और अनलॉफुल उन्होंने असेंबली की, हालांकि जेल में थे। 324 का है, इन्होंने मर्डर की भी कोशिश की है, अटेम्प्टेड मर्डर किया। एंड 353 असॉल्ट किया ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। एंड 16 डिसमिनेशन ऑफ रूमर्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब मैं आप सबसे सवाल पूछता हूँ, देखिए आपके जहन में कुछ सवाल पैदा होता है कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर, मतलब ये सब कुछ इस मुल्क में हो रहा है, इसकी रियासत का क्या मुस्तकबिल है? ये जब ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं ना, क्या व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द स्टेट? आगे चले, द ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने डिलीटेड सेक्शन 324 पीपीसी एंड 16 मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर। अब ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को जाहिर समझ आ रही है कि ये लोग जेल से निकल के आए हैं, इनके ऊपर उन्होंने ये पर्चे काट दिए हैं, ये सारे जाली हैं। सो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो है अब क्या करे बेचारा, उसने यानी वो भी कोई अपनी कोई बहादुरी बहुत नहीं कर रहा, वो बेसिक बेयर मिनिमम काम कर रहा है कि वो इनको जमानत देना चाहता है। while the remaining sections were bailable and released them on the personal bonds, personal bonds थे, उसने रिलीज कर दिया। द कोर्ट रिलीज ऑल 37 वर्कर्स, यानी ड्यूटी में उधर से छुटे पहले सरगोदा से, फिर इनको गिरफ्तार करके मियां वली ले आए, मियां वली के ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ने इन लोगों को रिहा कर दिया। द कोर्ट रिलीज ऑल 37 वर्कर्स एंड ऑर्डर्ड द पुलिस टू रिमूव द हैंडकफ्स इन द कोर्ट, बट द पुलिस रिफ्यूज टू डू सो। अब जरा अंदाजा लगाया इस चीज में, यानी जज जिसके पास लाए हैं वो कह रहे हैं इनकी हथकड़ियां खोल दें, वो कहते हैं हमने इनकी हथकड़ियां नहीं खोली, पुलिस कहां से अपने ऑर्डर ले रही है? The matter was brought to the notice of the district and session judge, who ordered police to release them or be ready to face legal action. अब district और session judge ने भी बड़ी बहादुरी की है। Since police cannot arrest them from the court premises, police removed the handcuffs and remained deployed outside the court to arrest the party workers again till the filing of this report. अब उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैंने उसके बाद की कोई रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर जो है वो क्या हो रहा है। ये दो स्टोरीज मैं आपको दिखाना चाहता था, बिकॉज मुझे लगता था कि जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप में से कम एक माइनॉरिटी ऐसी जरूर होगी जो जिसको शक रहेगा कि शायद मैंने थोड़ा सा कलरफुल इसमें चीज डाल दी। अब आप खुद अपने आप से फैसला करें कि क्या मैंने इसमें कोई कलर डाला है, मैंने इसमें कोई सेंसेशन डाली है, मैंने इसमें कोई इजाफा किया है। मैंने सिर्फ मनोअन आपको बताया कि ये वाकया है क्या, और मैं उसके एनालिसिस में ये सवाल उठा रहा हूँ उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो डीपीओ ये कर रहा है, उसके पीछे जो इंटेलिजेंस का सेक्टर कमांडर उसको कह रहा है कि भाई क्या आप ये सोच नहीं सकते कि जब एक रियासत के इदारों का आप इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे रूल ऑफ लॉ का, इसके लॉन्ग टर्म कंक्लूजन और इम्प्लीकेशन क्या होंगी, क्या होगा इस रियासत का? इससे भी अंदाजा लगा लें कि मेरे जैसे के ऊपर भी इन लोगों ने दहशतगर्दी का केस जो है वो बना रखे हैं। अच्छा जी, अब आए इसके ऊपर कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी इंटेंस बैटल जो है, ये भी मसला लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने आईजीपी को बुला लिया, मेरा ख्याल है कल ही के दिन, जो अब दिन शुरू हो रहा है उसमें आईजीपी और दीगर अफसरों को बुलाया। बट दैट्स नॉट द ओनली टेंशन इन द लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के दरमियान में एक बड़ी खौफनाक और घमासान की जंग जो है वो शुरू हुई हुई है। उसकी कहानी यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर सलमान अकरम राजा, जिनसे आप सब वाकिफ हैं, उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस को, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन अपने प्राइवेट किस्म के ट्रिब्यूनल बना रहा है रिटायर्ड जजों के साथ। और उसमें आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक नोटिस इशू कर दिए हैं और उसकी तारीख दे दी है, मेरा ख्याल 8-10 दिन की, 10-1 दिन की दे दी है उसमें। अच्छा जी, या अच्छा, अब आए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है लाहौर हाई कोर्ट के उस नोटिफिकेशन और फैसले के खिलाफ जहां इन परसुएंस ऑफ द पिटिशन पे जो ऑर्डर किए थे जस्टिस शाहिद करीम ने, जिसका मैंने अपने पिछले वीलॉग में तफसील से जिक्र किया था। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 6 ट्रिब्यूनल्स बनाने का फैसला किया और उसका एक स्केड्यूल इशू किया, डिटेल्स इशू की पंजाब में। लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सामने चैलेंज कर दिया है और उन्होंने कहा कि एज पर द सेक्शन 3 ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट, इलेक्शन एक्ट 2017, ये ट्रिब्यूनल सिर्फ हम बना सकते, ये नई चीज हो गई। यानी इससे पहले ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट बनाती थी, जी ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट बना ही नहीं सकती, ट्रिब्यूनल जो हम बना रहे हैं, जाहिर है वहां पे ये वो गए हैं काजी फायज ईसा साहब के पास। अब आप देखें काजी फायज ईसा साहब इसके हवाले से किस किस्म का बेंच जो है वो बनाते हैं। अब इस वक्त अकॉर्डिंग टू द डॉन न्यूज़पेपर 3 किस्म के ट्रिब्यूनल्स पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। एक वो ट्रिब्यूनल्स जो इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट ने एज पर द रूल ऑफ लॉ मिलकर बनाए हैं, यानी बामी इश्तराक से बनाए हैं थ्रू कंसल्टेशन। फिर वो ट्रिब्यूनल्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट ने अकेले बनाए हैं बिकॉज ईसीपी उनके साथ कंसल्टेशन नहीं कर रहा। तीसरे वो हैं जो ईसीपी इलेक्शन कमीशन ने अकेले तनतना बनाए हुए हैं क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट के साथ उसकी बात नहीं कर रहे। अगर कयास की कोई और डेफिनेशन है, स्टेट डिसफंक्शन की कोई और डेफिनेशन हो सकती है, तो आप मुझे बता दें अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादती कर रहा हूं। ये सारा खप्पड़ है क्या?
ये सारा इशू आप समझ सकते हैं कि चूंकि एक इलेक्शन चोरी किया गया है जिसमें सबसे बड़ी जो जमात है उसकी 80 के करीब सीटें चोरी की हुई हैं। अब ये ट्रिब्यूनल्स बनने नहीं दे रहे। पिछले 2 महीने से ये झगड़ा चल रहा है कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही नहीं बनने दे रहे। मुझे 2013 की भी बात बहुत याद आ रही है। 2018 में भी मैं एक इलेक्शन, क्योंकि मैं सीनियर एंकर था, 2018 में भी मैं एक इलेक्शन सेल का हिस्सा था। और 2013 में भी मैं एक इलेक्शन सेल का हिस्सा था एक और टेलीविजन चैनल में। नाम मैं नहीं ले रहा, बिकॉज मैं आगे जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ मैं नहीं चाह रहा कि उन शख्सियत का मैं नाम लूँ इसमें। मुझे याद है कि जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे 2013 के, मैं इलेक्शन की जो मैं जो चैनल की जो सीईओ थी, सीईओ थी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, मैं उनके साथ उनके कमरे में मौजूद था। बड़ा सा कमरा था। और एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रिपोर्टर आया शाम के, मेरा ख्याल है 4 बजे 5 बजे के दरमियान में, जिसने आके ये कहा कि मैडम, हमारे पास फुटेज है, हमारे पास फुटेज है टीवी के पास कैमरे की, कि पुलिस वाले दबा के खुद से छीन के बैलेट पेपर्स पे दरवाजे बंद करके ठप्पे लगा रहे हैं। ये हमारे पास ऐसी फुटेज है। तो मैडम ने पूछा कि किस पे ठप्पे लगा रहे हैं, और रिपोर्टर नंबर 1 ने कहा कि मैडम शेर के ऊपर लगा रहे हैं, यानी नवाज शरीफ पे लगा रहे हैं। मुझे कहा अच्छा अभी होल्ड कर लें। मैं चुप रहा। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्होंने कहा बस ऐसे ही हालात हैं। उसके बाद रिपोर्टर नंबर 2 ने भी आके यही बताया कि पुलिस वाले या इलेक्शन वाले खुद जो है ठप्पे लगा रहे हैं, हमारे पास फुटेज है उसका, मैम क्या करना है, उसको चलाना है नहीं चलाना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी रोक लें, इसका भी हम फैसला करते हैं। तीसरा जो इसे कहते हैं आया, उसने भी यही कहा कि इलेक्शन का स्टाफ और पुलिस वाले मिलके शेर के ऊपर ठप्पे लगा रहे हैं। ये 2013 का इलेक्शन है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़ी भारी मैंडेट वहां ले लिया था, सिंपल मेजोरिटी ले ली थी। उस वक्त झगड़ा ये था कि नवाज शरीफ साहब को एक तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए थी, उनको किसी भी तरह से, और पंजाब के अलावा उनको कहीं सीटें नहीं मिलती थी। तो उसको उन्हें, और मैक्सिमम उनको 90-100 सीटें मिल सकती थी पंजाब से। इस आप खुद इसका अरिथमेटिक कर लेना। अगर एक सूबे की टोटल सीटें 147-48 हैं, तो आप उसमें से 130 सीटें तो नहीं जीत सकते। तो आपको ज़ाहिर है 100 सीटें मिलनी थी, 105 मिल जानी थी। लेकिन इन्होंने इन दी इवेंट अपने आप को 120 से ज़्यादा सीटें सिर्फ पंजाब से दे दी, बिकॉज ना इनको खैबर पख्तूनख्वा से सीटें मिल रही थी, ना इनको अंदरून सिंध से मिलनी थी, ना इनको कराची से मिलनी थी, ना बलोचिस्तान से मिलनी। तो एक सिंपल मेजोरिटी का झगड़ा था। दूसरा यह था कि दोनों पार्टीज में एक कंसेंसस था कि इमरान खान और पीटीआई को सेकंड पार्टी नहीं बनने देना, वरना पीटीआई बन जाती मेन ऑपोजिशन, और फिर उसके अंदर जाहिर बहस होती और इमरान खान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाता 2013 में। वो इनको तंग करता। ये वो वाला क्राइसिस है जिसके बाद इमरान खान ने कहा था कि पंक्चर हो गए, ये हो गया, और ये कि 4 हल्के कम से कम आप खोल दें, जिसके नतीजे में धरने हुए, फिर कहानी कहाँ से कहाँ चली गई बात। लेकिन असल इशू ये था कि उस इलेक्शन के अंदर तहरीक इंसाफ के इमरान खान की पंजाब से कम 15 16 17 18 15 और 20 के दरम्यान में इन्होंने सीटें, मैं चूंकि इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूँ, मेरा अपना एस्टीमेट है, इन्होंने मार दी थी। ठीक है ना, ये उस वक्त का झगड़ा था। इस मुल्क में अवाम के मैंडेट की कोई भी हैसियत नहीं। अब इस वक्त देख लें क्या ड्रामा हो रहा है। उस वक्त वो सारा ड्रामा हुआ, तहरीक चलती रही, धरना हुआ, उसकी बड़ी कहानियां आप सुनते हैं। अभी आप देख लें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को ये बनने जो है वो नहीं दे रहे। अब आगे आ जाएं, हम लाहौर से छलांग लगाते हैं, इस्लामाबाद में भी बड़ी चीजें हुई हैं आज के दिन में। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह से फेडरल गवर्नमेंट ने कहा था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, उसी तरह से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर का जो केस है जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को एक्विटल मिला था 3 जून को, उसके खिलाफ उन्होंने अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान। उन्होंने कहा था कि हम करेंगे अपील। लेकिन अपील की जो बुनियाद है वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। वो मैं पढ़ के नहीं आपको सुना रहा, वो आप ट्रस्ट करें मेरे ऊपर। उसकी उन्होंने बुनियाद ये बनाई है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है 1923 का, उसके खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर इस किस्म की अपील का राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता 1958 के पीपीसी वट में। तो फिर किस में यानी अपील करेंगे, वो क्या ये कह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा। मैंने दोनों तीनों अखबारों से पढ़ा है उसको, ये समझ नहीं आ रहा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, मैंने वकीलों से पूछा, उन्होंने कहा बहुत ही फिस्टी और मरी भी इसे कहते हैं, ये अपील है। लेकिन अपील की बेसिस ये है कि अपील का राइट एग्जिस्ट नहीं करता था, और इन्होंने एक गलत सेक्शन, यानी आप अंदाजा लगाएं कि बैरिस्टर सलमान सफ्तर और उसकी टीम जो है उसके ऊपर अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने अपील किसी गलत कानून के तहत कर दी है, और इस कानून के तहत ये अपील जो है टेक्निकली बन नहीं सकती थी। असल में होना ये चाहिए था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इस केस को वापस तीसरी दफा ट्रायल कोर्ट पे भेज देना चाहिए। यानी आपको अंदाजा होगा कि नवंबर दिसंबर में ट्रायल, इसका मिस ट्रायल हुआ था, फिर सेकंड टाइम सारी विटनेसेस रिकॉर्ड हुई, आपको याद, मैं दिला रहा हूं। और अब ये कह रहे हैं कि इसको तीसरी दफा वापस भेज देना चाहिए था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इस पर फैसला नहीं कर सकती थी। लेकिन इनकी सारी बैंकिंग किस चीज़ के ऊपर है, मैंने एक सीनियर वकील से पूछा है इस्लामाबाद में, वो कहते हैं इनकी सारी बैंकिंग इस चीज़ पे है कि ये सोच रहे हैं कि काजी फायज ईसा साहब इन पे मेहरबानी करते हुए
दस्ते शफकत रखेंगे और इनकी मर्जी का एक ऐसा बेंच बनाएंगे जहां टेक्निकल बुनियादों पे ये इस केस को दोबारा वापस रिमांड कर सकें। काजी फायद ईसा साहब इन पे इतनी बड़ी मेहरबानी करते हैं, ये नहीं करते हैं, लेकिन कोर्ट के डायनामिक्स आपको जहन में रखने चाहिए कि इस सुप्रीम कोर्ट पे जो मौजूदा बची है इजाजुल एहसन साहब के और मज़ाहिर अली अकबर नकवी के, वहां से उनको हरासा करके जिस तरह से उनसे इस्तीफे लिए गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 जज साहिबान ऐसे हैं मुअज़्ज़ज़ जो बेसिकली जिनकी अपनी एक पॉलिटिकल कन्विक्शन है या जो एक स्ट्रांग है, ये असर्ट कर सकते हैं अपने आप को, जो स्टैंड लेते हैं ऑन ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ह्यूमैनिटी, उसको लीड कर रहे हैं जनाब वहाँ पर अतर बनल्ला साहब, उनके साथ हैं आयशा मलिक साहिबा, उनके साथ हैं मुनीब अख्तर। उसके बाद एक ग्रे एरिया वाले जज साहिबान आ जाते हैं जो कभी इधर होते हैं कभी इधर होते हैं, उसमें मंसूर अली शाह हैं, उसमें याहिया आफरीदी हैं, उसमें जमाल मंदोखेल है। उसके बाद जो जज साहिबान है वो एग्जैक्ट लॉयलिस्ट ग्रुप है काजी फायज ईसा साहब का, नहीं काजी फायज ईसा साहब खुद हैं, उनके साथ एक जूनियर जज अजहर रिजवी साहब हैं, उनके साथ अमीनुद्दीन साहब हैं, उनके साथ जो मुसरत हिलाली हैं और एक दो और मेरे ख्याल जज साहिबान हैं, क्योंकि टोटल तो अब बढ़ गए। और तो ये मतलब वहाँ की कहानी है, ये वो करना चाह रहे हैं। अब आए हम कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैंने बड़ा कवर किया था, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब शायद कोई एक शॉट लगाएंगे, छक्का मारेंगे और बुशरा बीबी को आज रिहाई दे देंगे ईद से पहले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जज मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ा सेफ खेला है, बड़े कॉशियस तरीके से। उनके सलमान अकरम राजा की पिटिशन उनके सामने ये थी कि आप इद्दत के इस केस को शाहरुख अर्जुमन जो हैं उनके पास वापस भेज दें, बिकॉज जज साहब शाहरुख अर्जुमन जो हैं उन्होंने जो रिक्यूजल किया है ख्वाबा मानिका की रोने पीटने दुहाई देने के बाद, वो हो नहीं सकता था। लेकिन और चूंकि आपको पता है कि एक नया सेशन जज बना दिए गए हैं जिसमें अफसल मजोका साहब उनका नाम है, लेकिन उस चीज़ को नहीं माना औरंगजेब साहब ने। अलबत्ता ये किया मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस ने, कि उन्होंने अफसल मजूका साहब को 2 किस्म के हुक्म दिए हैं। एक उन्होंने दिया है कि आप 10 दिन के अंदर अंदर इसकी जो सेंटेंस का इशू है, यानी जो बेल का इशू है, सेंटेंस का इशू है, सजा है 7 साल की जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी को मिली है, इसका फैसला करें, और 30 दिन के अंदर अंदर आप इस ओवरऑल अपील का फैसला करें, इसकी कन्विक्शन का। ये उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं। इसका मतलब है कि अब बुशरा बीबी ईद भी अडियाला जेल में ही गुजारेगी। अच्छा जी, अब एक और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, और वो ऑर्डर ये है, वो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था कि इजाज खान साहब ने ऑर्डर लिखा है। वैसे तो मेरे ख्याल समन रिफत ने पहले ये केस सुना था, लेकिन पीटीआई का जो ऑफिस सीडीए ने सील कर दिया था मई के आखिरी हफ्ते में, उसकी डी सीलिंग का हुक्म दिया, बेलिफ के जरिए उसको डी सील करवा दिया गया है। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर अली खान और रऊफ और बहुत से और लीडर जो हैं, रऊफ हसन साहब, वहां पहुंचे, कुरान करीम लेकर वहां उन्होंने तलावत की, उसको उन्होंने इनॉग्रेट किया उस ऑफिस को, 1 सेकेंड मीन उसकी बिजली वगैरह सारी कट गई। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सवाल है आप सबके लिए। आपने अक्सर देखा कि पाकिस्तान की जो हाई कोर्ट्स हैं, जब इतना बड़ा जुर्म हो जाता है, यानी को बंदा उठा लेते हैं, तो बंदे की रिकवरी हाई कोर्ट्स करवा देती हैं, लेकिन कभी ये चीज़ हाई कोर्ट ने पुलिस को या इदारों को ये सजा दी ही नहीं है कि भाई आपने ये गैर कानूनी काम कैसे किया, आप बंदा उठा के ले गए, आपने 20 दिन उसको आपसे भेजा में रखा। रिलीफ ये दिला सकती है पाकिस्तान की कोर्ट। इसको कंपेयर करें पाकिस्तानी अदालत की जो कमजोरी और बेबसी है। रिलीफ ये है कि आपने बंदा छुड़ा दिया, उसको बरामद आपने करवा दिया, लेकिन आपने पुलिस वालों का या इदारे वालों का कुछ नहीं किया। यहाँ पर यह है कि आपने पीटीआई का डीसील ऑफिस, अगर आप समझते हैं कि डीसील गलत हुआ था, तो उनका क्या करना है आपने सीडीए का, कुछ कोई खबर नहीं है उसकी, बस आपने उसको डीसील करवा दिया, ओपन करवा दिया, या फिर आप अदालतें स्टे ऑर्डर दे देती हैं किसी चीज के ऊपर, यानी आपको आधी सी रिलीफ मिलती है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का पूरा कल्चर ही जो है वो इस किस्म का है। अच्छा, एक और इस्लामाबाद के हवाले से इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां यूक्रेन पीस समिट जो 15 और 16 जून को स्विट्जरलैंड में हो रहा है, जहां पर पहली दफा ग्लोबल साउथ की तरफ पाकिस्तान को भी बुलाया गया था। वजह ये थी कि 160 मुल्कों को उसमें बुलाया गया था, 90 उसमें जा रहे हैं। और ये उस वक्त इनविटेशन कंफर्म किया था फॉरेन ऑफिस ने, जब शहबाज शरीफ साहब जनाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीन में मौजूद थे। लेकिन अब आज फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां नहीं जा रहे, पाकिस्तान इस समिट में पार्टिसिपेट जो है स्विट्जरलैंड में नहीं कर सकेगा, बिकॉज एक्सप्लेनेशन ही दिया है कि पाकिस्तान इज बिजी एल्सवेयर। असल वजह यह है कि चीन को भी बुलाया गया था, चीन ने और बहुत से और मुल्कों ने ये कह के उसमें जाने से इनकार कर दिया है स्विट्जरलैंड के समिट में, कि चूंकि इस पीस समिट के अंदर यूक्रेन के हवाले से रशिया को, जो बेसिक कॉम्बैटेंट है, उसको बुलाया नहीं गया, इसलिए ये समिट बेकार है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, और चीन की पोजीशन को रशिया ने वेलकम किया है। अब पाकिस्तान ने देखा आगे पीछे कि हमें क्या करना है, और इन्होंने कहा कि हम इसमें नहीं जा रहे, क्योंकि ज़ाहिर है इनको डर लग रहा है उसमें जाते हुए। और आजकल ये देखें, ये चीन के साथ दोबारा से लेवरेज करने की भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इनको थोड़ी सी टेंशन हो रही है मगरब के हवाले से। अच्छा, अब इसमें इंडिया को भी बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर को। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहां नहीं जा रहे, लेकिन उनकी पोजीशन पाकिस्तान की पोजीशन से बड़ी मुख्तलिफ है। हालांकि उनके रूस के साथ बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, लेकिन उनकी पोजीशन ये है कि कोई ना कोई जाएगा,
इंडिया के फॉरेन ऑफिस, अगर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे, फॉरेन मिनिस्टर नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई सीनियर डिप्लोमेट जो है 12th को, उनके फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने ये कहा 12 तारीख को कि हिंदुस्तान की तरफ से अभी हमने ये फैसला करना है कि कौन जाएगा, लेकिन कोई ना कोई जाएगा जरूर। इसे कहते हैं मेच्योर डिप्लोमेसी। एक है इमेच्योर मुल्क, एक है मेच्योर मुल्क। दोनों का फर्क आप देखते चले जाएं साथ साथ। शहबाज शरीफ साहब वहां तो नहीं जा रहे स्विट्जरलैंड में, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? शहबाज शरीफ साहब आज पहुंचे मौलाना फजल रहमान के घर में, रेजिडेंस में, इस्लामाबाद में, और वहां उन्होंने मौलाना को वेलकम किया कि आप एक डायलॉग कमेटी को हेड कर रहे हैं और इसके हमें प्रोटोकॉल्स वगैरह जो है वो डिसाइड करने चाहिए। अब आपके नॉलेज में है कि मौलाना फजल रहमान एक डायलॉग की बात कर रहे हैं। वो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ मिल के एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, तो वो एक डायलॉग को हेड कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले उनसे जब ये पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि एक सवाल, बड़ा मशहूर तारीखी जुमला था कि हमने डायलॉग किसके साथ करना है, प्राइम मिनिस्टर के साथ करना है, प्रेसिडेंट के साथ करना है, या आर्मी चीफ के साथ करना है। तो अब ये लगा है कि आर्मी चीफ की तरफ से प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया गया है डायलॉग करने के लिए। ज़हन में रखिए कि मौलाना को असल में जो हार है, गुस्सा है, वो इस चीज़ का है कि वो ये सोचते हैं कि ये सारे के सारे जो फुदक रहे हैं, ये सारों को फॉर्म 47 पे इलेक्ट करवा दिया गया। मेरे में क्या खराबी थी कि मुझे फॉर्म 47 पे, ये मेरी पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटें इन्होंने नहीं दिलाई, क्योंकि मौलाना को अच्छी तरह से पता है कि शहबाज शरीफ भी इलेक्शन हारे हुए हैं, नवाज शरीफ भी हारे हुए हैं, मरियम भी हारी हुई है, सारी PMLN हारी हुई है। जो इनको 75 सीटें दी हैं उसमें से सिर्फ 14-15 इनकी अपनी हैं, बाकी हारे हुए हैं। तो मौलाना अपने आप को लेवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए मौलाना इसमें से निकालते क्या है। PTI के एक खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंशियल मिनिस्टर ने कहा है कि 14 तारीख जब शुरू हो गई है पाकिस्तान से, PTI पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी इमरान खान की रिहाई के लिए शाम के 5 बजे, और इसमें कोई गमला भी नहीं तोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि PTI अब ये ऑप्टिक्स करके खाता पूरी कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर। इस वक्त एक टोटल कंफ्यूजन जो है बिलोंग करती है, PTI के अंदर भी कंफ्यूजन है, लेकिन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की साइड भी कंफ्यूजन है। इस्टेब्लिशमेंट को और उनके साथ शरीफ खानदान को उम्मीद यह है कि हम किसी तरह से इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करवा देंगे, IMF की मदद से कहीं से हमें पैसे मिल जाएंगे, SIFC से। और इस वक्त की जो रेन ऑफ टेरर इन्होंने अनलीश किया है, गिरफ्तारियां, एबडक्शन, सब चीज़ों के, इसमें लोग ये कहते हैं इस्लामाबाद में कि मकसद ये है कि जो बजट पेश किया है, जो बहुत अनपॉपुलर है, उस पर कोई डिबेट ना हो। उसमें उनको खासी कामयाबी हो रही है, क्योंकि लोगों को अगर ये सारे इश्यूज ना पैदा किए होते, तो लोग हो सकता है बजट के ऊपर डिबेट कर रहे होते। तो बजट के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बजट के ऊपर हम डिबेट कर सकें। फिर मैं सवाल दोहराऊंगा, जो बुनियादी सवाल है। जब हम सुना करते थे एपी सेंटर ऑफ टेरर का, हमें सदमा होता था, दुख होता था हमें। लेकिन अब इस स्टेज पे हम क्या कहें? अभी हिंदुस्तान इल्जाम लगा रहा है वहां पे कि हमने जो बस उड़ा दी है, जो पिलग्रिम्स की हमने उड़ाई है। तो अब हम क्या इसकी एक्सप्लेनेशन थे? लेकिन उसकी एक एक्सप्लेनेशन है मेरे जहन में। जो पिछले यहाँ पाकिस्तान के अंदर 21 असैसिनेशन अटेम्प्ट हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने की हैं, ये ऐन मुमकिन है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो ये हमला हुआ है पिलग्रिम्स के ऊपर, ये एक रिस्पॉन्स है पाकिस्तानी साइड से। मुझे ठीक तरह से नहीं पता, मैं सिर्फ स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।